क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी, एक पूरी की पूरी कंपनी किसी देश पर कब्जा कर ले? सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है ना? पर भारत के साथ ठीक यही हुआ था। तो चलिए आज उसी 200 साल पुरानी कहानी को समझते हैं कि कैसे अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और देखते ही देखते हमारे शासक बन बैठे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक कंपनी जिसका काम था बस मसाले और कपड़े का ट्रेड करना, वो इतने बड़े देश की, भारत की मालिक कैसे बन गई। आइए इस पूरे हैरान कर देने वाले सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो हमारे ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, साल 1600 में। उस वक्त इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई गई थी और उसका इरादा, आप यकीन मानिए, बड़ा सीधा सा था, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना। जी हाँ, उस टाइम पर उनके दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि उन्हें यहाँ पर राज करना है। एक बात तो हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। सोचिए, करीब करीब 150 साल तक, मतलब पूरी 1.5 सदी, ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर था। 1608 में वो पहली बार सूरत के पोर्ट पर उतरे और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाते गए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1757 और इस एक साल ने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो शुरुआत में उनका मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वो यहाँ भारत के जो मशहूर मसाले थे, यहाँ का जो बढ़िया कपड़ा था और जो भी कीमती सामान था, उसे खरीदने आए थे। क्यों? ताकि उसे यूरोप में ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच सकें। और इसी काम के लिए उन्होंने कोस्टल एरिया में, मतलब समंदर किनारे के बड़े शहरों जैसे सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपने अड्डे जमाए। वो इनको फैक्ट्री बुलाते थे। तो ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि पूरे 150 सालों तक अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ व्यापारी थे, रूलर्स नहीं। उनका एक ही मंत्र था, प्रॉफिट, प्रॉफिट और बस प्रॉफिट। एम्पायर बनाने का तो दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, एक लड़ाई जिसने सिर्फ व्यापार करने आई इस कंपनी को भारत की किस्मत लिखने का मौका दे दिया। और वो लड़ाई थी 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए, मैदान में एक तरफ था कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और नवाब साहब कंपनी की बढ़ती ताकत से काफी परेशान थे। लेकिन ये जो जंग थी ना, इसे अंग्रेजों ने बहादुरी से नहीं बल्कि धोखे से जीता। नवाब का ही एक कमांडर था, मीर जाफर। वो अंग्रेजों से जा मिला और बस खेल वहीं पर पलट गया। तो प्लासी की ये जो जीत थी ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था। असल में यही वो पल था जब अंग्रेजों ने एक ट्रेडर का चोला उतारा और एक रूलर का चोला पहन लिया। अब उन्हें सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए था, उन्हें जमीन चाहिए थी, उन्हें पावर चाहिए थी। तो बस एक बार जब पावर का स्वाद चख लिया तो कंपनी की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। प्लासी से जो ताकत मिली थी ना, उसके दम पर अब उनकी नजरें पूरे भारत पर थीं। अब कब्जा करने के लिए उन्होंने, आप कह सकते हैं, एक 3 स्टेप प्लान बनाया। स्टेप 1, सीधी लड़ाई। मैसूर के टीपू सुल्तान, पावरफुल मराठा, पंजाब के सिख, सबको एक एक करके हराया। स्टेप 2, चालाकी वाली पॉलिसी, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका पूरा राजपाट सीधा कंपनी के हाथ में चला जाएगा। और स्टेप 3 था इकोनॉमिक अटैक। किसानों पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए और लोकल व्यापारियों का धंधा चौपट करके भारत की आर्थिक कमर ही तोड़ दी। प्लासी के बस कुछ ही साल बाद 1764 में एक और बड़ी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सर। और इस बार की जीत तो और भी बड़ी थी। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था। अब आप सोचिए, ये तो ऐसा था जैसे सीधे दिल्ली की सल्तनत को चैलेंज कर दिया हो। और इस जीत का इनाम क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस वक्त के सबसे अमीर राज्य थे, उनसे टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। इसे दीवानी राइट्स कहते थे। अब जरा सोचिए, कंपनी के पास अपनी फौज तो थी ही, अब उनके पास इन राज्यों का पूरा रेवेन्यू भी आ गया। और इसी पैसे से उन्होंने अपनी आर्मी को और बड़ा किया और पूरे भारत पर कब्जा करने का जो उनका मिशन था, उसे और तेज कर दिया। लेकिन जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाता है तो एक दिन लावा फटता ही है। और वो दिन आया 1857 में। अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी भड़की जो देखते ही देखते पूरे नॉर्थ इंडिया में आग की तरह फैल गई। इसमें सिपाही थे, किसान थे, राजा महाराजा, सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। और इस महासंग्राम के हीरो कौन थे?
मंगल पांडे जैसे बहादुर सिपाही, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं और दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें सभी बागियों ने अपना लीडर माना। हालांकि अंग्रेजों की जो बेहतर आर्मी थी और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसके आगे ये विद्रोह ज्यादा टिक नहीं पाया और इसे बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन ये विद्रोह भले ही फेल हो गया, इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिलाकर रख दी। लंदन में जो लोग बैठे थे वो ये बात अच्छी तरह समझ गए कि अब एक अकेली कंपनी के बस की बात नहीं है कि वो भारत जैसे इतने बड़े देश को संभाल पाए। तो 1857 के इस रिवोल्ट का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। अब भारत पर सीधा डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू हो गया और इसी को कहा गया द ब्रिटिश राज। और यही वो दौर है जो 1858 से शुरू होकर 1947 तक चला, जिसे हम हिस्ट्री में ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। मतलब सिंपल था, कंपनी का खेल खत्म और पावर सीधी ब्रिटिश सरकार के हाथ में। अब ये जो ब्रिटिश राज था ना, इसके दो चेहरे थे। एक तरफ तो उन्होंने अपने फायदे के लिए ही सही, पर रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ लाइंस जैसी नई चीजें बनाई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत डार्क था। वो ये कि भारत को लूटने का जो काम था वो अब और भी सिस्टमैटिक तरीके से और तेजी से होने लगा। देश का पैसा, देश के रिसोर्सेज, सब कुछ लगातार इंग्लैंड भेजा जा रहा था। और अब हम इस कहानी के बिल्कुल आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं। ये वो दौर था जब गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए पूरे देश में आज़ादी की एक नई लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई को एक सही डायरेक्शन मिला 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और फिर महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और ये संघर्ष कई दशकों तक चला। लाखों कुर्बानियों और दशकों के लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1947, वो दिन जब भारत ने आज़ादी की सुबह देखी। तो इस पूरे 200 साल लंबे सफर की समरी क्या है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, अंग्रेज व्यापारी बनकर आए। स्टेप 2, पॉलिटिक्स और लड़ाई झगड़े से हमारे रूलर बन बैठे। स्टेप 3, करीब 200 साल तक भारत पर राज किया। और स्टेप 4, आखिर में भारत के लोगों के फ्रीडम स्ट्रगल ने उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर ही दिया। और जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, 200 साल की इस गुलामी ने आज के भारत पर आखिर क्या असर छोड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब अपने समाज में, अपनी पॉलिटिक्स में और अपनी सोच में ढूंढ रहे हैं।